नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, चीफ की दावत है, भीष्म साहनी जी का, जो हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी बीजीटी की हर परीक्षा में ये उपयोगी होगा। शुरुआत करते हैं। चीफ की दावत कहानी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूझ बनाए हुए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सी, मेज, तिपाहिया, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया था। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सासा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर ना ही उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गईं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएंगे। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया गया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपने कोठरी में चले जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर साथ श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी, तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूं, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठे रहें। और क्या, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे और हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली या भाई के पास जा रही थी, तुम्हें यूं ही खुद अच्छा बनने के बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वाह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका का बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है कि उन्हीं कदमों की माँ की कोठरियों के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थीं। सुबह से तैयारी होते देखते देखते हुई माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से भी चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और अच्छी, आज जल्दी नहीं जाना, तुम्हारे खराटे की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन ख़त्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूँ नहीं माँ, टांगें ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगें नीचे उतार लीं। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, ना ही खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी या खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन सी पहनोगी माँ? जो है वही पहनोगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखकर फिर अध खुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का
सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो, सामनाथ को चिंता थी। अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो वो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और समेत सलवार पहन लो। माँ पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ समेत सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आँखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप गए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थीं। चलो ठीक है, कोई चूड़िया उड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। चूड़िया कहाँ से लाऊं बेटा, तुम जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनकर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कहा दो। नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया है, निरा लडूरा तो नहीं लौट आया है। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी। मेरे मुंह में से ये यूँ ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। साढ़े 5 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपनी कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज़ की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी है, न मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगें लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिसमें रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को हिस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों को आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती। उस सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सासा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उनसे उनकी आंखें टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर से में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए हैं और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खराटों की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खराटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही शाम क्रुद्ध उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े लड़तने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी। और खिसियाई हुई नज़रों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे।
चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते माँ ने झिझकते हुए उस अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया और माँ और भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ, पर हाथ कैसे मिलाती, दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहाँ माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सुखचाते हुए बोली, हाउ डू डू डू। एक बार फिर कहा उठा और बाता बड़ा हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चाकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ की गांव की रहने वाली हैं, उम्र भर गांव में रही हैं, इसलिए आपसे लजाती हैं। साहब इस पर खुश नजर आए और बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव की गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टिकटिकी बांधने देखने लगे। माँ साहब कहते हैं, कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहाँ कोई भी टालता है। साहब ने इतना रीछ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वह कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों के इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज से कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लर्जती आवाज़ में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरिया नी माए, हरिया नी भैन, हरिया ते भागी भड़िया है। देसी स्त्रियाँ खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियाँ गा के माँ चुप हो गईं। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या थी। सामनाथ खुशी से झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूँगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगाता। पंजाबियों के घर में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियाँ बनाती हैं। फुलकारियाँ क्या है। सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह में उसके तागे टूटे रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलवारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसे ही एक फुलकारी बना दोगी ना। माँ चुपचाप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी। मगर माँ का वाक बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठे गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़र बचाती हुई अपने कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बात तोड़कर उमड़ आई हो। माँ ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही नहीं आते थे। आधी रात का वक्त था। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देख जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर में छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खटखनी की आवाज़ आ रही थी। तभी सासा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया था। हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई है। माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी।
कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगीं। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। और अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया है। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि कहूँ क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए और उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सासा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आई। क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया। सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा, बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास ही नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैं अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूँ। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा देके यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई और फिर बेटे के मुख की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी। क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा। क्या उसने कुछ कहा है। कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रिया भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। और तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगे। ओ मिस्टर सामनाथ, अब सो जाओ। माँ कहते हुए तनिक लड़खाते हुए पर एक कमरे में की ओर घूम गई। यहीं पर ये कहानी समाप्त होता है। ये कहानी यदि आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर मारें। ये यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजी सभी के लिए कहानी इंपॉर्टेंट है। और जो इस कहानी को प्रेरणा स्रोत लेना चाहते हैं, माँ को मानता है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि माँ को कभी भूलना चाहिए, क्योंकि माँ का कभी आप ऋण चुका नहीं सकते हैं। धन्यवाद।